गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर पे। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को या तो कम कर देती है या बढ़ा देती है। तो ऐसे युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो होती है अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्शन की थ्योरी पे कार्य करता है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में खास बात क्या होती है, अप या ऊंचाई। अप का मतलब होता है बढ़ाना। तो कहने का मतलब ये होता है ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है, उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, डाउन का मतलब होता है कम करना, अपचय। कम कहने का मतलब ये हुआ ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को कम कर दे, ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक होती है। स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक होती है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होती है। सिंपल सी बात है, आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल में जितने अधिक फेरों की संख्या होगा उसका विभवांतर उतना ही प्राप्त होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है ये होती है कि जिसमें फेरों की संख्या कम होती है, चाहे वो प्राइमरी में हो या सेकेंडरी में हो, वो मोटे तार का बनाया जाता है और जिसमें फेरों की संख्या कम होता है वो तार कैसा होता है, पतला होता है। यूँ कह सकते हैं इसका टोटल जब फेरा लेने के बाद जो मोटाई बनता है, जो विड्थ होता है, दोनों का विड्थ इक्वल होता है। उसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा और उसमें किसी प्रकार कोई लॉसेस नहीं होगा। तो ये हो गया दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर जिसका बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस किए। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बनता कैसे है। तो ट्रांसफार्मर के मुख्य तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हम बोलते हैं पटलित कोण, दूसरा पार्ट होता है प्राइमरी कॉइल जो दिख रहा है। पटलित कोण कहने का मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। तो तीन पार्ट हो गया, पटलित कोण, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। अब वो बनता कैसे है, तो नरम लोहे की पत्ती होती है, ब्लेड, जिसको इस प्रकार से आयताकार काट लेते हैं। अब एक प्लेट के ऊपर में पॉलिश कर देते हैं, विद्युतरोधी पदार्थ के पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने के बाद दूसरा प्लेट को लगाते हैं, फिर पॉलिश करते हैं, फिर तीसरा प्लेट को लगाते हैं, फिर पॉलिश करते हैं अगले प्लेट को, और ऐसे आवश्यकता अनुसार इसकी मोटाई बना लेते हैं। इसी को कहते हैं पटलित कोण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पटलित कोण। तो जब इस पे हम बार बार इस पर प्लेट लगाएंगे और पॉलिश करते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये इस प्रकार से है। इस प्रकार से। और इसी में जैसे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो यदि हम यहाँ प्राइमरी कॉइल को लपेटते हैं और यहाँ सेकेंडरी कॉइल को लपेटते हैं तो प्राइमरी कॉइल में यहाँ बस फेरों की संख्या जो होगा वो इस प्रकार से कम होगा और यहाँ सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक होगी।
हमेशा प्राइमरी कॉइल में इनपुट देते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इसका आउटपुट जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल से निकलता है। इसी प्रकार हम इसको बना लेंगे, इसमें प्राइमरी कॉइल में फील्ड अधिक होगा और सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसका बना सकते हैं, बनता कैसे बता सकते हैं हम लोग। अब आते हैं इसके थ्योरी इन वर्किंग। तो देखते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इसका जो थ्योरी होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन या अननोन करंट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें दो कॉइल काम करते हैं, एक तो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो हम दोनों के लिए सॉल्व कर रहे हैं। यदि प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या हमने मान लिया N1 और ऐसी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या हमने मान लिया N2। अब फैराडे क्या कहते हैं कि विद्युत वाहक बल, इसका जो विद्युत वाहक बल और इसका विद्युत वाहक अलग होगा, तो इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन की डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। वैसे इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन की डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि यहाँ पर फेरों की संख्या कितना है, N1 है, तो इस फार्मूले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, N1 फेरा और ये हो गया d∅/dt। यहाँ माइनस चिन्ह के साथ रहती है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू k होगा। इसको थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा E इज मस्ट बी इक्वल टू माइनस k, ये हो जाएगा d∅/dt और k कैसा पद्धति में 1 होता है, इसलिए हो जाएगी ये d∅/dt और ये हो जाएगा E1। अब यहाँ फेरों की संख्या N1 है, इसलिए E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ E1 इज इक्वल टू माइनस, इसमें N1 इंटू हो जाएगी N1। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगी, इसका एक फार्मूला मिल जाएगी विद्युत वाहक बल के लिए। उसी प्रकार से इस सेकेंडरी कॉइल का भी जो E2 का वैल्यू होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर N2 माइनस N2 हो जाएगी और यहाँ से हो जाएगा d∅/dt। तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ N2 इंटू क्यों करते हैं, तो ये इसके फेरों की संख्या बताता है। एक फेरा होगा तो एक रखेंगे, दो फेरा है तो दो रखेंगे, 50 फेरे हैं तो 50, वैसे यहाँ पर भी जितने फेरे होंगे वहाँ इतना। तो हमेशा जितना फेरा होता है, फेरा हमेशा क्या होता है, विद्युत वाहक बल को प्रभावित करता है, इसलिए हम वहाँ पर इसके विद्युत वाहक बल इक्वल टू फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन के गुणांक के बराबर होता है कौन, विद्युत वाहक बल। गुणांक क्या होता है इसका, फेरों की संख्या। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। इसी चीज को हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल प्राइमरी कॉइल का इतना होगा, वैसे सेकेंडरी कॉइल कितना भी हम निकाले हैं। अब ये दोनों का हम डिवाइड कर दिया है, तो ये बटाई कर देंगे, इतना हो जाएगी, ये दोनों कट जाएगी तो N2/N1 हो जाएगी। और हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसका विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगी E1 इक्वल टू V1। V1 क्या हो गया, ये दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है। अब ऐसे V2 जो हो जाएगा, इस सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V2, और यहाँ V1 है, तो E1 इक्वल टू V1 हो जाएगी और E2 इक्वल टू V2 हो जाएगी। और ये फार्मूले कभी हम लोगों ने क्या कि इसमें अटैच कर देंगे, है ना, इसकी इक्वल में क्या होगा, V2 हो जाएगा, इसकी इक्वल में V1 हो जाएगी, इतने लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन 4 मान लिए हम इसको। अब हम देखते हैं, इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर हम देखते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, मैंने पहले बताया था आपको, आइडियल ट्रांसफार्मर कब होगा, जब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को जो लपेटते हैं तो एक में कम एक अधिक होता है, लेकिन उसका कुल मोटाई क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, उसका विड्थ बराबर होगा, तभी कहलाता है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन में क्या होता है, जो प्राइमरी कॉइल होते हैं तो उस प्राइमरी कॉइल को हम जितना पावर देते हैं वो बराबर होता है सेकेंडरी कॉइल
जितना पावर निकलता है। तो प्राइमरी कॉइल को दिया गया पावर इक्वल टू क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल द्वारा प्राप्त किया पावर या शक्ति। तो हम जानते हैं कि पावर या शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, इसलिए होगा वोल्टेज इंटू करंट। तो प्राइमरी कॉइल के लिए वोल्टेज V1 हो गया, V1 वोल्टेज, अब इसमें करंट जो बहती है उसको हम लोग क्या मान लिए, I1। तो ये हो जाएगा V1 इंटू I1, ये शक्ति के फार्मूले से। वैसे इसका आउटपुट निकालते हैं तो V2 इंटू I2 हो जाएगी। और इसको दोनों को हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे कि जैसे इसके फॉर्म में आए। तो पहले V2 है तो V2 को हम छोड़ देंगे, या V1 इधर ले आएंगे और I2 इधर भेज देंगे, तो इतना आ जाएगी। और ये फार्मूला है ना, वो हम इसके साथ में अटैच करते हैं। तो हमारे पास कुल मिला कितना मिल जाएगी, हम इसको एक साथ लिखेंगे ये फार्मूला। ये वाला जो फार्मूला है यदि हम इसको एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, देखिए ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, दोनों को अटैच करते हैं, हमारे पास में ये फार्मूला मिल जाती है। तो ये होगा ट्रांसफार्मर का अंतिम फार्मूला, फाइनल फार्मूला। अब इसी के आधार पर इसमें दो केस आते हैं। पहला केस वो इस पर डिपेंड करता है, ये जो फेरों की संख्या जो है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि N1 लेस देन N2, ये स्टेप अप हो गया। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर N1 है, ये N2 है, साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि N1 ग्रेटर देन क्या है, N2 है। तो इसी दो केस के यहाँ पर फॉलो करना है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, हम लोग सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि व्हेन, जब पहला केस N1 छोटा है N2 से, N1 कम है N2 से, यहाँ से देखिए ये कम है, जब ये कम होगा इससे तो ये कम होगी इससे, उस कंडीशन में क्या होगा, V1 लेस देन क्या हो जाएगा, V2। और ये कम है इससे तो ये कम होगी इससे, इसलिए हो जाएगी, ये हो जाएगी I2 कम हो जाएगी I1 से। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल से कम होती है तो कम वोल्टेज निकलती है। देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर धारा की मान क्या हो रही है, देखिए यहाँ वोल्टेज यहाँ पास कम है, लेकिन यहाँ पास क्या वोल्टेज ही मिल रही है। देखो आउटपुट में क्या वोल्टेज देखो अधिक मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पास, यहाँ देखिए सेकेंडरी में यदि फेरों की संख्या अधिक है, ऐसे समझते हैं इसको, यदि सेकेंडरी कॉइल फेरों की संख्या अधिक है तो अधिक वोल्टेज मिल रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो गए। और दूसरा केस क्या होता है, व्हेन N1 ग्रेटर देन N2। तो यहाँ से देखते हैं ये बड़ा है, ये कम है, ये छोटा है, तो ये अधिक होगा, ये कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा V1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V2। इसके रेस्पेक्ट में इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगी I2 ग्रेटर देन, ये हो जाएगी I1। तो स्टेप डाउन कंडीशंस में क्या हो रहा है, देखिए ये जो V2 है, ये आउटपुट वोल्टेज है वो कम होगी इसकी कंपैरिजन में, V1 की कंपैरिजन में, है ना। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं इसको। स्टेप अप की कंडीशन देखते हैं, इसमें N2 फिर उसके अधिक होगी, यहाँ अधिक फेरा होगा, तो उस कंडीशन में देखिए आउटपुट वोल्टेज अधिक होगा, तो स्टेप अप होगा। यहाँ पास फेरो संख्या कम है, देखिए है, तो साथ साथ यहाँ पास क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज भी कम मिल रही है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा। तो ये कंप्लीट इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन प्लस इसका बेसिक थ्योरी